नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज वर्ग 8 के अंतर्गत बहुत ही रुचिकर एवं मनोरंजक गणित में अध्याय 1 चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में समझेंगे। बहुत ही रुचिकर अध्याय है। आइए इसे समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। क्या आपने कभी एक लॉरी देखा जिसमें कोई सामान रखा हुआ है और उसे धकेला जा रहा है या खींचा जा रहा है? ज़रा ध्यान दीजिए, हमने कहा है कि एक लॉरी है जिसमें कुछ सामान है और उसे हम धकेल या खींच रहे हैं। तो धकेलने या खींचने से क्या होगा? उस पर एक बल लगा, बिल्कुल, और उसके कारण वो अपना स्थान परिवर्तन करेगा। मतलब उसमें कुछ न कुछ गति भी होगी, और जब गति होगी तो कुछ न कुछ दूरी भी तय करेगा। अब ये जो पूरा प्रक्रिया हुआ, इसमें कई प्रकार की राशियां आई, जैसे लगने वाला बल, जैसे तय की गई दूरी, जैसे उसका चाल, एवं साथ ही साथ उसमें जो सामान उपलब्ध है उसका भार। अब जरा समझिए, ये जो कुछ राशियां आई, इनमें कुछ राशियां ऐसी हैं जो अपना मान बदलती हैं। जैसे लगाए गए बल पर ही निर्भर करेगा उसके द्वारा तय की गई दूरी, उसका चाल। ये सब जो राशि है ये सब बदलने वाला है। तो जिस राशि का मान बदलता हो उसे हम लोग चर राशि के नाम से जानते हैं। अच्छे से समझिए, हम आपको बता रहे हैं चर राशि एवं वैसी राशि जिसका मान नहीं बदलता हो। जैसे जो लॉरी में रखा हुआ सामान है, उसका जो वजन है, द्रव्यमान है, क्या हमारे धकेलने से उसके मान में कोई परिवर्तन आया? बिल्कुल नहीं। यानी कि उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है। उसका वैल्यू, उसका मान पहले जितना था उतना ही अभी भी है और आगे भी रहेगा। तो ऐसी राशियों को हम अचर राशि के नाम से जानते हैं। आशा है बच्चों आप गणित की इन दो राशियों को समझ रहे होंगे। कुछ ऐसी राशियां होती है जिसका मान बदलते रहता है। तो इन राशियों को हम जिस भी चीज से माने, एज्यूम करें, उन सब को चर राशि के अंतर्गत रखते हैं। एवं कुछ राशियां ऐसी होती हैं जिसका मान नहीं बदलता है। जैसे अभी वाले उदाहरण में आपने देखा कि इस स्थिति में द्रव्यमान का मान नहीं बदलता है, तो उसे हम कहते हैं अचर राशि। गणित में ये दो राशियां बहुत महत्वपूर्ण हैं एवं समीकरण में, एक चर वाले रैखिक समीकरण में बराबर इसका उपयोग करते हैं। ध्यान दीजिए, जितने भी अंक या संख्याएं हम पढ़ते हैं वो सब अचर राशि के अंतर्गत आता है। जैसे 5, जैसे 0, जैसे 1/3, जैसे -4। ऐसी कोई भी संख्या जो हम गणित में प्रयोग करते हैं, इसका मान कभी नहीं बदलता है। ये अगर पहले प्रश्न में 5 का मतलब 5 है, तो अगले किसी भी प्रश्न में 5 का मतलब 5 ही होगा। इसीलिए उसे हम अचर राशि कहते हैं। साथ ही साथ कुछ राशियां जिसे हम मान कर चलते हैं, माना महेश की उम्र x वर्ष है, माना रीना के पिता की आयु 22 वर्ष है। तो ये जो x और y मान रहे हैं हम, इसे हम लोग चर राशि के अंतर्गत रखते हैं। जो भी मानक राशियां हैं, x, y, अल्फा, बीटा, a, ऐसा कोई भी जिसका वैल्यू पहले प्रश्न में कुछ और आया हो और अगले प्रश्न में x ही माने हैं, लेकिन उसका वैल्यू कुछ और होगा, यानी उसका मान बदल जाता है। तो वैसी राशियों को हम चर राशि के अंतर्गत रखते हैं। आशा है बच्चों आप चर और अचर को समझे होंगे। जब ये चर और अचर को हम एक साथ ले आते हैं तो उससे व्यंजक बनता है, व्यंजक, और उसे ही हम लोग बीजीय व्यंजक के नाम से भी जानते हैं। हमने कहा व्यंजक कैसे बनेगा? जब भी हम चर राशि
और अचर राशि को एक साथ लिखते हैं। जैसे हमने लिखा है 2x + 3। ध्यान दीजिए, यहाँ पर 3 जो है आपका अचर राशि है और 2x में जो x है ये चर राशि है। इन सब के संयोग से इसको यदि किसी गणितीय संक्रिया के साथ जोड़ दिया जाए, जोड़ घटाव गुना भाग, तो ऐसी स्थिति में हम लोग इसे व्यंजक कहते हैं। जैसे और भी उदाहरण हम लिख सकते हैं। हमने लिखा है 1/2x - 4। ये सब व्यंजक कहलाते हैं। और व्यंजक में भी एक चर वाले व्यंजक की यदि हम बात करें तो ध्यान दीजिए, आपने पूर्व की कक्षा में घात पढ़ा है। यदि चर राशि जो है उसका घात 1 हो, यदि ध्यान दीजिए चर राशि का घात कितना हो, 1 हो, तो उसे हम कहते हैं एक चर वाले रैखिक व्यंजक। एक चर वाले का मतलब क्या हो गया कि एक चर तो हो गया सिर्फ x के लिए, इसमें आप y z नहीं लगा रहे हैं, और ये जो रैखिक लिखे हैं हम शब्द, ये हो गया घात 1 के लिए। यदि चर राशियों का घात 1 हो एवं व्यंजक में एक ही चर राशि का उपयोग किया गया हो तो उसे हम कहेंगे एक चर वाले रैखिक व्यंजक। यदि घात 1 से अधिक हो जाए तो उसे हम रैखिक व्यंजक के अंतर्गत नहीं रखते हैं। जैसे बच्चों लिखा हुआ है x² - 3, जैसे हमारा लिखा हुआ है x³ + x² + x। ये सब जो व्यंजक देख रहे हैं आप, ये व्यंजक तो है लेकिन रैखिक व्यंजक नहीं हैं। ये सब रैखिक व्यंजक नहीं है। एक चर में है कि नहीं, इस बात का कैसे फैसला करेंगे? तो आप इसमें जो चर राशि प्रयोग किया गया है उसकी संख्या देख लें। यदि 1 का उपयोग किया गया है तो हम कहेंगे एक चर में है, लेकिन यदि चर राशियां अलग अलग उपयोग की गई है, जैसे a भी, b भी, x भी, y भी, तो उसे हम फिर एक चर की जगह 2 चर वाले कहेंगे। 3 चर का उपयोग हुआ तो कहेंगे 3 चर वाले रैखिक समीकरण। आशा बच्चों आप समझ रहे होंगे, रैखिक समीकरण जो हम नाम दे रहे हैं इसका मतलब घात से है, और यहाँ जो चर के पहले 1 2 3 लगा रहे हैं इसका मतलब है चर की संख्या से। आशा है हम लोग अब रैखिक व्यंजक को पहचान लेंगे। व्यंजक हो यानी चार अचर हो, उसमें गणितीय संक्रिया हो, साथ ही साथ घात 1 हो, किसका? चर राशि का, तो उसे हम लोग रैखिक व्यंजक के नाम से जानते हैं। अब इसी में बच्चों यदि व्यंजक के समतुल्य समता करके भी कुछ लिख दें, बराबर का चिन्ह यदि ले आएं, तो फिर उसे हम लोग समीकरण का नाम देते हैं। ध्यान दीजिए, ऐसी जो हम रैखिक व्यंजक पढ़ रहे हैं, जैसे हमने पढ़ा है कि 2x + 3, ये रैखिक व्यंजक है। इसमें जब हम बराबर का चिन्ह ले आएं और इस तरफ भी कुछ लिख दें, जैसे हमने लिखा 11, तो ये जो अब बना, इसे हम लोग रैखिक समीकरण के नाम से जानते हैं। इसे हम लिखेंगे रैखिक समीकरण। दोनों एक जैसा है, बस अंतर कितना है? व्यंजक में बराबर का चिन्ह नहीं होता है, बस व्यंजक बना रहता है, और उसी व्यंजक में यदि उसे हम किसी के बराबर कर दें, समता का भाव ले आएं, बराबर का चिन्ह ले आएं, तो यह एक समीकरण बन जाता है। एवं बराबर के दोनों तरफ देखिए कुछ न कुछ है। इसमें ये जो बराबर के दोनों ओर है, इसका नाम हम देते हैं पक्ष। जो दाहिने ओर है उसे दायां पक्ष कहते हैं, एवं जो बाईं ओर है
उसे हम बायां पक्ष कहते हैं। इधर वाले पक्ष को हम कहते हैं बायां पक्ष, और जो दाहिनी ओर है उसे हम कहते हैं दायां पक्ष। प्यारे बच्चों, अभी तक हम लोगों ने जाना है व्यंजक क्या है, समीकरण क्या है, साथ ही साथ एक चर वाले एवं रैखिक व्यंजक की बात किए हैं। यहाँ भी देखिए एक चर में है और घात यदि एक है तो हम लोग कहते हैं ये रैखिक समीकरण है। यदि चर राशि का घात अधिक हो जाएगा तब वो फिर रैखिक समीकरण नहीं होगा, उसका नाम हम लोग अलग से पढ़ेंगे। यदि कभी आपको पहचानना हो कि ये रैखिक समीकरण है या नहीं, तो आप सिर्फ इतना ही देखिए कि जिस चर राशि का उपयोग किया गया है उसके घात पर क्या है। यदि कुछ नहीं दिख रहा है इसका मतलब घात कितना होता है बच्चों, 1। आपने पूर्व में पढ़ा है। तो हम लोग इस पूरे चैप्टर में इसी रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। आज की कक्षा में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण, अर्थात ऐसे समीकरण जिसके चर राशि का घात 1 हो एवं चर राशि की संख्या भी एक ही हो। इसी के बारे में हम लोग और आइए विस्तार से अध्ययन करते हैं। आइए बच्चों, अब हम लोग सीखते हैं समीकरण बनाना। ये जो हम बार बार शब्द बोल रहे हैं समीकरण, आप हड़बड़ाइए नहीं, ये हमारे दैनिक जीवन से बहुत रिलेटेड है। हम यदि कुछ भी बोलते हैं तो उसका समीकरण बनाया जा सकता है। जैसे छोटे छोटे स्टेटमेंट हम अभी देखेंगे और उसको हम समीकरण में किस प्रकार बनाते हैं, आइए इसको समझते हैं। जैसे छोटा स्टेटमेंट लिखा हुआ है, किसी संख्या का 5 गुना 15 है। ये देखिए एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है। इसे अब हम समीकरण में कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिए। कहता है किसी संख्या, संख्या मालूम नहीं है, संख्या अज्ञात है। तो जहां भी आपको अज्ञात मिलेगा उसे हम लोग कुछ न कुछ मानेंगे, और वो जो अज्ञात है उसे ही हम लोग कहते हैं चर राशि। और इसे मानने के लिए अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट से आप x मान सकते हैं, y मानिए, a मानिए, b मानिए, आप स्वतंत्र हैं कुछ भी मानने के लिए। तो कहता है किसी संख्या का, तो हम लोग मान लेते हैं, माना संख्या x है। ये देखिए, इसका उपयोग करके अभी हम गणित के बहुत सारे प्रश्न हल करेंगे और बहुत मज़ेदार, बहुत मज़ा आने वाला है। तो समझिए सबसे पहले कि यदि कोई स्टेटमेंट लिखा हुआ है तो उसे हम समीकरण में कैसे बदलते हैं। लिखा है किसी संख्या, तो हमने उसके लिए किया कि माना संख्या x है, y है, जो भी आपको पसंद है आप मान सकते हैं, का 5 गुना, ये जो भाषा में लिखा हुआ है इसे ही हम लोग गणित में रूपांतरण करेंगे। यानी प्रश्न क्या कह रहा है, संख्या, और संख्या आपने माना है x। बच्चों अब कहा जा रहा है संख्या का 5 गुना, तो हम करेंगे संख्या का गुना किससे, 5 से। ये हो गया संख्या का 5 गुना। ये हमने क्या किया है, 5 गुना। अब कह रहा है आगे कि ये जो 5 गुना है यही 15 है। ये जो आपने 5 गुना किया, x गुना 5, ये क्या है, 15 है का मतलब कहिए कि बराबर हो गया। कैसे, x गुना 5 का मतलब हम लोगों ने क्या जाना है, 5x, और ये है कितना है, यही 15। इस प्रकार से यदि आप लिख पा रहे हैं किसी स्टेटमेंट को, तो इसे ही हम लोग कहते हैं बच्चों समीकरण। ध्यान दीजिए, चर राशि भी आ गया, बराबर का चिन्ह भी है, तो ये समीकरण है, और घात 1 है तो हम लोग कहेंगे कि ये एक रैखिक समीकरण है। ऐसा कहीं भी स्टेटमेंट लिखा रहे तो आप उसे समीकरण में बदल सकते हैं या उसे आप समीकरण बना सकते हैं।
आइए और भी उदाहरण देखेंगे तो स्पष्ट होगा। बच्चों, लिखा हुआ है किसी संख्या का 2 गुना उसके 5 गुने से 21 कम है। ये देखिए, एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है और हम प्रयास कर रहे हैं कि इसे समीकरण का रूप दिया जाए। बहुत आसान है, अब आप धीरे धीरे सीखेंगे। आइए एक बार हमारे साथ। लिखा हुआ है किसी संख्या का, अब संख्या तो गायब है और जो गायब रहता है उसे हम लोग कुछ ना कुछ एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं। आइए इस बार भी हम संख्या को मान लेते हैं। माना संख्या 22 है। इस बार हमने x की जगह y माना है। आप x भी मान सकते हैं, आप इसके लिए स्वतंत्र हैं। अब जिस प्रकार से प्रश्न कह रहा है चलने के लिए, ठीक उसी प्रकार से हमें चलना है। आप देखेंगे कि आपने समीकरण बना लिया। बहुत आसान है। कहता है कि संख्या का 2 गुना, देखिए यहां लिखा हुआ है प्रश्न से, आप ये भी लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं प्रश्नानुसार, अर्थात प्रश्न के अनुसार। क्या है प्रश्न? संख्या का 2 गुना। तो जो आपने संख्या माना, इसका गुना करना है कितना से? 2 से। लिख दिया संख्या का 2 गुना। आगे चलिए पढ़ेंगे। उसके मतलब किसके? संख्या के ही 5 गुने। अब ये जो संख्या आपने माना, इसके 5 गुने, ये हो गया संख्या का 2 गुना। संख्या का 2 गुना। अब आगे कह रहा है 5 गुना, तो हम लोग संख्या का 5 गुना निकालेंगे। तो इसी प्रकार क्या हो जाएगा जी? 5 से गुना करेंगे बाई में, तो बिल्कुल ठीक 5 बाई। ये हो गया आपका संख्या का 5 गुना। अब प्रश्न क्या कहता है? से 21 कम है। बहुत आसान, आपका समीकरण बनकर तैयार है। कह रहा है कि जो संख्या का 2 गुना है, अर्थात ये जो 2 बाई है, ये 5 गुना अर्थात 5 बाई से 21 कम है। कम का मतलब क्या होता है? कम कैसे निकालेंगे? किसी को भी कम करना होगा तो घटाएंगे, अधिक करना होगा तो जोड़ेंगे। तो ध्यान दीजिए, इस स्टेटमेंट को हम समीकरण के रूप में लिख रहे हैं। लिख रहा है संख्या का 2 गुना संख्या के 5 गुने अर्थात 5 बाई से 21 कम है। आइए कम कर देते हैं। कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। और जब कम कर देंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा। ये बराबर का चिन्ह जब आप ले आए हैं, तब आप समझिए आपने समीकरण बनाने में सफलता प्राप्त कर ली है। बराबर का चिन्ह हमेशा ध्यानपूर्वक रखें, संतुलित करके। तो आप फिर से समझिए, संख्या का 2 गुना 5 गुने से 21 कम है, तो कम कर दिए है। इस प्रकार हम लोगों ने एक चर, देखिए इसमें कौन सा चर लगा है? एक चर लगा है, साथ ही साथ घात भी एक ही है। तो हम कहेंगे कि यह जो समीकरण है एक चर वाला रैखिक समीकरण है। इस प्रकार बच्चों, किसी भी स्टेटमेंट को आप समीकरण में बहुत आसानी से बदल सकते हैं। इसके लिए आप अधिक से अधिक प्रयास कीजिए। अभ्यास करने के लिए आपके पुस्तक में दिया गया है। साथ ही साथ आप ऐसे स्टेटमेंट खुद से भी बोलकर, खुद से भी लिखकर आसानी से उसे समीकरण में बदल सकते हैं। आप दोस्तों को भी मदद ले सकते हैं। आइए इसका एक और उदाहरण हम करेंगे, साथ में समीकरण बनाकर प्रयास करेंगे, समीकरण बनाकर देखेंगे। तो हमारा अगला स्टेटमेंट है बच्चों, लिखा है रमेश की
वर्तमान आयु उसकी 5 वर्ष पहले की आयु की 2 गुनी है। ये देखिए एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ध्यानपूर्वक पढ़ें। क्या है लिखा हुआ बच्चों? रमेश की वर्तमान आयु उसकी 5 वर्ष पहले की आयु की 2 गुनी है। ये एक सिंपल स्टेटमेंट लिखा हुआ है। हमें क्या करना है? इसे समीकरण के रूप में बनाना है। आइए हम प्रयास करते हैं। आप वर्तमान आयु समझते हैं? बिल्कुल, आज का जो उम्र है उसे वर्तमान आयु कह रहे हैं। और 5 वर्ष पहले की आयु कैसे ज्ञात होगा? आप सोचिए बच्चों, आज यदि आप 13 वर्ष के हैं तो 5 वर्ष पहले आप कितने साल के रहे होंगे? बताइए बताइए। बिल्कुल 8 साल के। कैसे पता किया आपने? 5 वर्ष घटाकर। यदि हम कहें कि 5 वर्ष बाद आप कितने वर्ष के होंगे, तो जैसे जैसे समय बीतेगा आपका उम्र बढ़ेगा और पहले में आपका उम्र घटेगा। बस इतना ही बात का ध्यान रखना है। तो आइए हम इसे भी समीकरण के रूप में बदलने का प्रयास करते हैं। कहा गया है रमेश की वर्तमान आयु, जो कि हमें ज्ञात नहीं है, अज्ञात है। और हमने आपको कहा है कि जो अज्ञात राशि है उसे कुछ न कुछ मान लेते हैं चर राशि के रूप में, उसी से तो समीकरण बनता है। तो यहाँ हमें क्या गायब है? रमेश की वर्तमान आयु, तो उसे ही मान के चलेंगे। माना रमेश की वर्तमान आयु X वर्ष है। चलिए, अब जो प्रश्न कह रहा है उस हिसाब से हमें चलना है और समीकरण बनाना है। प्रश्न कह रहा है उसकी 5 वर्ष पहले की आयु, तो 5 वर्ष पहले की आयु कितना होगा? निकालिए। 5 वर्ष पहले की आयु। अभी आपने देखा कि पहले की आयु के लिए हम लोग घटा लेते हैं और बाद की आयु के लिए उसमें जोड़ देते हैं। तो यहाँ है 5 वर्ष पहले की आयु, तो कितना हो जाएगा बच्चों? x - 5। अब स्टेटमेंट को हम और आगे बढ़ाते हैं कि 2 गुनी है। बस इतना ही बात को कर देना है। तो आइए हम लोग इसे फाइनली समीकरण का रूप देते हैं। क्या कह रहा है कि जो वर्तमान आयु मतलब x, 5 वर्ष पहले की जो आयु है मतलब x - 5 का 2 गुना है, तो इसका 2 गुना करेंगे और है मतलब बराबर। और जैसे ही आपने बराबर का चिन्ह लिखा तो इस प्रकार से जो बन के आया इसे ही हम लोग समीकरण कहते हैं। कैसा समीकरण है बच्चों? आइए पहचानते हैं। इसमें चर राशि किसका उपयोग हुआ है? x का। मात्र एक ही चर राशि है एवं चर राशि के माथे पर जो घात लगा हुआ है वो कितना है? नहीं दिख रहा है, इसका मतलब घात कितना है? 1। तो इस समीकरण को ही हम कहते हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण। इस प्रकार हमने 2-3 उदाहरण देखा है समीकरण बनाने के लिए। हमने सीखा है व्यंजक क्या है, समीकरण क्या है, चर क्या होता है, अचर क्या होता है, साथ ही साथ रैखिक समीकरण या रैखिक व्यंजक को कैसे पहचानेंगे, एवं यदि कोई स्टेटमेंट लिखा हुआ हो तो उसे हम समीकरण के रूप में कैसे लिखते हैं। प्यारे बच्चों, हमने सीखा स्टेटमेंट को समीकरण में बदलना। अब इस प्रकार जो हम समीकरण बना रहे हैं ये क्यों बना रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? आगे चल करके गणितीय प्रश्न जब हम हल करेंगे और वहाँ यदि कभी कोई अज्ञात राशि मिलेगी तो उसे ज्ञात करने के लिए समीकरण अति उपयोगी है। आप देखेंगे आगे के प्रश्नों में जब हम और भी समीकरण हल करेंगे तो
गणित के किसी भी अध्याय में, लगभग सभी अध्याय में इसका उपयोग है। ये एक तरीका है जिसकी सहायता से हम गणितीय बातों को, स्टेटमेंट को गणित के रूप में लिखते हैं एवं उससे अज्ञात राशि को आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। इसका उपयोग किसी एक चैप्टर भर में नहीं है, ये सिर्फ एक तरीका हम सीख रहे हैं जिसका उपयोग गणित के विभिन्न अध्यायों में करेंगे। लगभग सभी अध्यायों में, आप अंक गणित पढ़ रहे हो तो, व्यावसायिक गणित पढ़ेंगे तो, क्षेत्रमिति पढ़ेंगे तो, ज्यामिति पढ़ेंगे तो, सब जगह कुछ न कुछ अज्ञात को ही तो ज्ञात करना होता है और उसे ही हम लोग चार अचर के रूप में लिख करके एक समीकरण का रूप देंगे और प्रश्न बनाना काफ़ी आसान हो जाएगा। जैसे अभी आप देख रहे हैं सिर्फ समीकरण बनाना, इसे जब हम हल करेंगे तो इससे किसी का वर्तमान आयु, किसी का सैलरी, किसी संख्या का मान, ज्यामिति का कोण, विभिन्न प्रकार की चीज़ें हम ज्ञात करते हैं। बच्चों, अगली कक्षा में जब हम मिलेंगे तो हम सीखेंगे समीकरण को हल करना। अभी तक जो समीकरण सिर्फ बना रहे हैं, वस्तुतः जो अज्ञात राशि है इसे इसका जब मान ज्ञात करेंगे तो उसे हम कहेंगे समीकरण हल करना। और जब समीकरण हल करना सीखेंगे तब आप जान पाएंगे कि यह कई प्रकार के प्रश्नों में काफ़ी मददगार है। जिस प्रकार गणितीय संक्रिया हम लोग जोड़, घटाव, गुना, भाग पिछली कक्षा में सीखे हैं जिसका उपयोग पूरे गणित में है, ठीक उसी प्रकार ये जो रैखिक समीकरण हैं इनका भी उपयोग आप पूरे गणित में करने वाले हैं और बहुत ही मनोरंजक चैप्टर है। तो हम ध्यानपूर्वक सीखें समीकरण को बनाना एवं अगली कक्षा में सीखेंगे समीकरण हल करना। तब तक के लिए समीकरण बनाने वाले जो प्रश्न हैं जो आपके अभ्यास में दिए गए हैं उसका आप अधिक से अधिक अभ्यास कर लें एवं ऐसे स्टेटमेंट आप खुद से लिखकर दोस्तों को दीजिए और दोस्त से वैसा स्टेटमेंट लिख करके खुद लीजिए और उसको समीकरण बनाने का प्रयास कीजिए। आशा है बच्चों आप जरूर अधिक से अधिक प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे और हम लोग मिलेंगे अगली कक्षा में इस जानकारी के साथ कि समीकरण को कैसे हल किया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार।